चलिए दोस्तों, आज के क्लास में हम ईएमआरएस के जितने भी आईसीटी के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन हैं, है ना? और जो भी केवीएस एनवीएस का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, वो सभी हम करने वाले हैं आज के मैराथन में, ठीक है? इसमें हम लगभग 100 क्वेश्चन करने वाले हैं। कितने क्वेश्चन करने वाले हैं? इसमें हम लोग 100 क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है? हम लोग इसमें 100 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है? आप लोग भी फास्ट इसमें मतलब कि आंसर आप करते रहेंगे, है ना, खुद से ही। और आप खुद यहाँ पर चेक करेंगे कि कितना सही हो रहा है, कितना नहीं हो रहा है, ठीक है। चलिए देखते हैं सबसे पहले प्रश्न को। तो देखिए सबसे पहला प्रश्न क्या बोल रहा है कि किस प्रकार के सूचना संप्रेषण प्रौद्योगिकी उपकरण शिक्षार्थी केंद्रित उपागम में उपयोगी नहीं है। यानी कि जो आईसीटी है उसमें शिक्षार्थी केंद्रित में उपागम में जो है उपयोगी नहीं है, ये बताना है। तो देखिए सबसे पहला ऑप्शन है संप्रेषणात्मक यानी कि कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेटिव जो है वह उपयोगी होता है छात्र के लिए। इन्फॉर्मेटिव जो है वह केवल टीचर के द्वारा दिया जाता है, तो ये नहीं होगा, है ना। सिचुएटिंग ये भी सही है और कंस्ट्रक्टिव ये भी सही है। तो कौन सा नहीं है यहाँ पास? तो ऑप्शन बी जो है वह यहाँ पास क्या है? गलत है, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। देखिए अगला जो प्रश्न है अस्योर मॉडल से संबंधित है। अस्योर मॉडल, चलिए देखिए अस्योर मॉडल का प्रश्न है। यहाँ पर बोला जा रहा है कि अधिगम प्रक्रिया में सूचना और संप्रेषण प्रौद्योगिकी के समन्वय के अस्योर प्रतिमान की अवयव है। यानी कि अस्योर प्रतिमान के क्या क्या अवयव है, ये पूछा जा रहा है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले दिया हुआ है विषय वस्तु का विश्लेषण। तो देखिए विषय वस्तु का विश्लेषण होता है, लक्ष्य निर्धारण भी होता है ना, विधि और सामग्री का चयन और मूल्यांकन। लेकिन यहाँ पर जो लक्ष्य निर्धारण है, ठीक है, लक्ष्य नहीं होता है बल्कि उद्देश्य होता है, ठीक है। यहाँ पर एम से रिलेटेड नहीं होता है बल्कि क्या होता है? पर्पस से रिलेटेड होता है, ऑब्जेक्ट से रिलेटेड होता है, ठीक है। तो ये एम की वजह से ये क्या हो गया? हमारा गलत हो गया, ठीक है। यहाँ भी लक्ष्य दिया हुआ है तो इसमें भी गलत हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्या दिया हुआ? अधिगमकर्ता का विश्लेषण किया जाता है, सही है। उद्देश्य का निरूपण किया जाता है, ये भी सही है। माध्यम और सामग्री का चयन किया जाता है, तो ऑप्शन सी क्या है यहाँ पर? सही है, ठीक है। यहाँ पर प्रोत्साहन और विस्तार है ना। देखिए क्रिया तो नहीं है, तो यहाँ पर क्रिया नहीं है। इस देखिए एक्टिविटी तो मतलब कि सहभागिता है ना, एक्टिविटी है, लेकिन प्रोत्साहन और विस्तार नहीं है, है ना, एक्सटेंड नहीं करना है, ठीक है। चलिए यहाँ पर ऑप्शन सी या प्रश्न जो है वह सही है, ठीक है। आगे देखेंगे। देखिए अस्योर मॉडल का ये जो, इसको याद रख लेंगे। सबसे पहला क्या दिया हुआ है? तो देखिए सबसे पहला ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसके प्रश्न आए हुए हैं इसलिए इसको पढ़ना भी जरूरी है। सबसे पहले अधिगमकर्ता का हम क्या करते हैं? एनालिसिस करते हैं। ए से क्या होता है? एनालिसिस होता है। फिर स्टेट द ऑब्जेक्टिव होता है, क्या होता है? उद्देश्य का निरूपण। एस से होता है स्टेट द ऑब्जेक्टिव। फिर जो दूसरा एस है वो हो जाता है हमारा सामग्री, है ना, सेलेक्ट द जो विधि है, मेथड्स है ना, माध्यम है, ठीक है, मीडियम है, ठीक है, सामग्री का हम चयन करते हैं तीसरे में। फिर आता है हमारा माध्यम और सामग्री का हम क्या करते हैं? उपयोग करते हैं, यानी कि यूज़ करते हैं, ठीक है। फिर आता है हमारा आर से लेकर के भागीदारी, यानी कि हम उस पर क्या कर रहे हैं? रिस्पॉन्स करते हैं, ठीक है। फिर आता है हमारा इवेल्युएशन, मूल्यांकन और शोधन, ठीक है। चलिए तीसरा प्रश्न देखिए। देखिए यहाँ पर तीसरा प्रश्न क्या है? शैक्षणिक टेक्नोलॉजी उपयोगी है क्योंकि, यानी कि जो आईसीटी है वो उपयोगी है, क्यों उपयोगी है ये हमें बताना है, ठीक है। वह वक्त की ज़रूरत है, ठीक है। प्रख्यात संस्थाओं द्वारा अपनाई गई है, ऐसा हम नहीं कहेंगे, है ना, कि केवल मतलब कि प्रख्यात संस्था द्वारा अपनाई गई है, ऐसा हम नहीं कहेंगे, है ना। वह अध्यापन को अर्थपूर्ण और कार्यक्रम को सक्षम बनाती है, ठीक है। तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। चौथा प्रश्न देखिए। देखिए चौथा प्रश्न क्या है? स्कूलों में सूचना एवं संचार यानी कि आईसीटी शिक्षकों को खाली स्थान उपलब्ध कराते हुए उन्हें अपने प्रचलनों का रूपांतरण करने का अवसर प्रदान करती है। बेहतर शैक्षणिक विषय वस्तु, अधिगम प्रभावी शिक्षण एवं अधिगम विधियाँ, अधिक अंतःक्रियात्मक शैक्षणिक सामग्री या फिर उपरोक्त सभी। देखिए यहाँ पर जो आईसीटी है वो सारे के सारे
काम में हमारा क्या करता है, सहयोग करता है ना, अवसर प्रदान करता है। तो यहाँ पर उपर्युक्त सभी जो है वह सही हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए अगला है पांचवा प्रश्न। देखिए पांचवा प्रश्न क्या है, भारत सरकार की कंप्यूटर आधारित अधिगम प्रक्रिया के माध्यम से छात्रों को सिखाने के लिए आईसीटी स्कूली योजना जो है वह किस वर्ष शुरू की गई थी। जो आईसीटी स्कूली योजना है उसे किस वर्ष शुरू की गई थी, तो 2004 में शुरू किया गया है। ठीक है, याद रखेंगे। अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न है छठवां प्रश्न। छठवां प्रश्न क्या बोल रहा है कि विकासशील देश के लिए आईसीटी में वैसे बच्चों के लिए शिक्षा अनुभव को बढ़ावा देने की संभावना, यानी कि किस प्रकार के बच्चों को हम शिक्षा देना चाहते हैं आईसीटी के माध्यम से, जो ग्रामीण और दूर दराज के स्थान में रहते हैं। ठीक है, जिनकी सीखने संबंधी विशेष आवश्यकताएं होती है उसको सिखाना है। ठीक है, ये भी सही है। ठीक है, जो शारीरिक रूप से अक्षम है उसके लिए भी हम आईसीटी का यूज़ करते हैं, मतलब कि यहाँ पर सभी का हम क्या है, आईसीटी इन सभी के लिए होता है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे अगले प्रश्न को। देखिए अगला प्रश्न है सातवां प्रश्न। सातवां प्रश्न क्या बोल रहा है, तकनीकी के उपयोग से अधिगम में वृद्धि लाने को कहते हैं, यानी कि टेक्नोलॉजी का उपयोग करके हम अधिगम में यदि वृद्धि ला रहे हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, सूचना तकनीक कहेंगे, सूचना एवं संप्रेषण तकनीक कहेंगे, संपर्क तकनीक कहेंगे, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए इसका सही आंसर क्या है, सूचना एवं संप्रेषण तकनीक। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे अगले प्रश्न को। देखिए आठवां प्रश्न है। आठवां प्रश्न कह रहा है कि प्रौद्योगिकी के ज्ञान का विस्फोट हुआ है, यानी कि जो टेक्नोलॉजी है इसका ज्ञान का विस्फोट हुआ है, इसका अर्थ क्या है, यानी कि ज्ञान का विस्फोट करने का अर्थ क्या है, अत्यधिक सूचना प्राप्त करना है, उच्च गति पर वृद्धि एवं विस्तार है, वर्धित ज्ञान है, या फिर विस्फोट सूचना है, उसे हम क्या कहेंगे। तो देखिए उसे हम क्या कहेंगे, आईसीटी का विस्फोट हुआ है। क्यों हुआ है, यानी कि आईसीटी का क्या हुआ है, विस्तार हुआ है, ये बोल रहा है ना। आईसीटी का क्या हुआ है, उच्च गति पर वृद्धि एवं उसका विस्तार हुआ है, उसी को कह रहा है विस्फोट होना। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे अगला प्रश्न। देखिए नौवां प्रश्न। चलिए यहाँ पर सबसे पहले देखिए ये है नौवां प्रश्न। देखिए नौवां प्रश्न क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक उपयोगी उपकरण सत्र के चरण 2 में शामिल नहीं है। अब देखिए ये जो उपयोगी उपकरण सत्र है ना, उपयोगी उपकरण सत्र के कितने चरण होते हैं, 4 चरण होते हैं। ठीक है, कितने चरण होते हैं, याद रखेंगे 4 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं, 4 चरण होते हैं। ठीक है, अब इसमें चरण 2 में क्या शामिल होता है ये पूछ रहा है, कार्य का उद्देश्य स्पष्ट करना, सुनिश्चित करना कि बच्चे कार्य पर बने रहें। दोनों में से कौन सही है या कौन गलत है ये बताना है। ठीक है, 9वें प्रश्न में। तो देखिए यहाँ पर कार्य का उद्देश्य स्पष्ट करना, ये चरण 1 में आ जाता है। ठीक है, ये किस में आ जाएगा, हमारे स्टेप 1 में आ जाएगा। सुनिश्चित करना कि बच्चे जो है वह उस कार्य पर बने हुए हैं या नहीं बने हैं, इसका चेक करना जो है वह चरण 2 में आता है। तो ये वाला सही है, ये जो है वह चरण 1 में है, गलत हो गया। तो ओनली 2 यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ओनली 2 यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न है 10वां प्रश्न। देखिए 10वां प्रश्न क्या बोल रहा है, 10वां प्रश्न बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तकनीक कभी रचनात्मक समझ नहीं ला सकती, मतलब कि जो टेक्नोलॉजी है वो रचनात्मक समझ नहीं ला सकती है क्या, ये तो सरासर गलत हो गया है ना। दूसरा है वर्तमान दौर की शिक्षा तकनीक पर अत्यधिक बल देती है टेक्नोलॉजी, तो ये सही है ना। तो यहाँ पर हमारा 2 सही हुआ है, ऑप्शन बी यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक, ओनली 2। आगे देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न है 11वां प्रश्न। देखिए 11वां प्रश्न क्या बोल रहा है, यदि कोई अध्यापक अपने शिक्षार्थियों के लिए सूचना संप्रेषण आधारित अध्यापन अधिगम उपागम को अपनाना चाहता है तो बताइए निम्नलिखित में से कौन सा कथन संगत नहीं है। यानी कि अगर कोई टीचर जो है वह आईसीटी को अपना रहा है अपने अध्यापन टाइम में, टीचिंग टाइम में, है ना, तो आप इसमें से किस चीज़ को शामिल नहीं करेंगे ये पूछ रहा है प्रश्न में। ठीक है, तो चलिए विषय वस्तु और प्रौद्योगिकी में अनुकूलता का संगतता होनी चाहिए, इसीलिए तो टीचर
आईसीटी का उपयोग करना चाहता है ना, तो ये तो रहेगा ही। दूसरा, आईसीटी उपकरण के माध्यम से विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त ज्ञान का मूल्यांकन परीक्षा के माध्यम से होना चाहिए। नहीं, परीक्षा के माध्यम से नहीं, एग्जाम ओरिएंटेड हमें नहीं करना है ना, तो ये तो गलत हो गया। और जो गलत है वही पूछा है, तो बी ऑप्शन, आगे पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे अगले प्रश्न को। देखिए अगला है 12वां प्रश्न। देखिए 12वां प्रश्न क्या बोल रहा है, प्रौद्योगिकी का उपयोग करने का नुकसान क्या है। यानी कि जो प्रौद्योगिकी है, आईसीटी है या टेक्नोलॉजी है ना, उसका हम उपयोग करते हैं तो हमारे लिए वो क्या नुकसान पहुंचा सकता है। यह शारीरिक बाधा उत्पन्न करती है। देखिए पहला जो है, यह शारीरिक बाधा उत्पन्न करती है, तो करती है ना। आईसीटी जो है वह शारीरिक बाधा उत्पन्न करती है, किसी की आँख खराब कमज़ोर हो जाती है, कोई जो है वह बहुत ज़्यादा एडिक्ट हो जाता है आईसीटी पर। ठीक है। दूसरा, इसके लिए अधिक जगह की आवश्यकता होती है। आईसीटी के लिए तो अधिक जगह की आवश्यकता होती है, ये ठीक है, लेकिन ये प्रौद्योगिकी का नुकसान नहीं है ना। चलिए, यह छात्रों को अध्ययन से विचलित करता है, कर सकता है, लेकिन उतना जितना ये जो है वह मतलब कि सही है, मतलब कि नुकसान के बेस में हम देखें तो सबसे ज़्यादा शारीरिक बाधा उत्पन्न करती है ना, मानसिक तनाव वगैरह सभी इसमें आ जाएंगे। ठीक है, तो ए ऑप्शन यहाँ पर क्या है, ज़्यादा सही है। ठीक है, शारीरिक बाधा उत्पन्न करती है। चलिए आगे देखेंगे। देखिए अगला है 13 नंबर प्रश्न। देखिए 13 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है कि आईसीटी का मुख्य उपयोग क्या है। यानी कि आईसीटी का मुख्य उपयोग क्या है, प्रौद्योगिकी के माध्यम से संचार करना, ठीक है। संचार और प्रौद्योगिकी का उपयोग करना, ये भी ठीक है। प्रौद्योगिकी के माध्यम से संचार के लिए जानकारी प्राप्त करना, और है प्रौद्योगिकी के माध्यम से जानकारी साझा करना। यानी कि देखिए यहाँ पास चारों के चारों सही है, लेकिन सबसे 100% सही जो है वह कौन है, ये पूछ रहा है। ठीक है, 13 नंबर प्रश्न में। तो देखिए यहाँ पास प्रौद्योगिकी के माध्यम से संचार के लिए हम क्या प्राप्त करते हैं, जानकारी प्राप्त करते हैं। केवल हम संचार नहीं करेंगे, है ना, हम संचार तो करते हैं, माध्यम से संचार करेंगे, नो डाउट, है ना, लेकिन जानकारी प्राप्त करते हैं। हम जानकारी के लिए किसके साथ जुड़े हुए हैं, टेक्नोलॉजी के साथ जुड़े हुए हैं ना, अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा सही आंसर है। और जो डी ऑप्शन है, प्रौद्योगिकी के माध्यम से जानकारी साझा करना, तो हम जानकारी साझा भी करते हैं, लेकिन जानकारी ज़्यादातर हम लेते हैं। ठीक है, इसलिए हम टेक्नोलॉजी का मुख्य उपयोग करते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है 14 नंबर प्रश्न। देखिए 14 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है कि स्कूलों में आईसीटी लागू करने में बाधा क्या है। यानी कि स्कूल में हम आईसीटी लागू करना चाहते हैं, मान लो कि देश के सारे स्कूल में आईसीटी लागू करना है, तो सबसे बड़ी बाधा क्या है हमारे लिए, तो सबसे बड़ी बाधा क्या है, बुनियादी ढांचा, है ना, हमारे पास उतना बुनियादी ढांचा नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है 15 नंबर। देखिए 15 नंबर क्या बोल रहा है, आईसीटी का घटक क्या है। यानी कि आईसीटी के क्या क्या घटक होते हैं। तो देखिए आईसीटी जो टेक्नोलॉजी, उसमें हार्डवेयर सॉफ्टवेयर ये मेन घटक होते हैं, है ना, तो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर तो होना ही चाहिए। सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसा नहीं हो, है ना, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस, ऐसा कुछ नहीं है। हम हार्डवेयर सॉफ्टवेयर और एक उपयोगकर्ता होनी चाहिए और नेटवर्क होनी चाहिए, है ना, तो ये सबसे ज़्यादा क्या है, उपयुक्त है। ठीक है, 15 नंबर जो है वह इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे। देखिए अगला है 16 नंबर प्रश्न। चलिए 16 नंबर प्रश्न देखिए, कौन सा कथन शिक्षा में आईसीटी का प्रभाव है। यानी कि शिक्षा में आईसीटी का प्रभाव बताना है। कक्षा में शिक्षक के महत्व को कम करता है, नहीं करता है। शिक्षकों के लिए अतिरिक्त समय प्रदान करता है, यानी कि शिक्षक के लिए अतिरिक्त समय प्रदान करता है, ऐसा ठीक है। निष्क्रिय शिक्षकों को सक्रिय शिक्षार्थियों में बदल दे, मतलब कि जो निष्क्रिय शिक्षार्थी स्टूडेंट्स हैं उसको सक्रिय यानी कि एक्टिव स्टूडेंट्स में बदलता है आईसीटी, है ना, क्योंकि ये रोचकता, प्रभावशीलता सभी इसमें क्या है, समाहित है। छात्रों की अनुपस्थिति को प्रोत्साहित करता है, नहीं, अनुपस्थिति से इसका क्या लेना देना, है ना, तो ऑप्शन सी यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है 17 नंबर प्रश्न। देखिए
देखिए 17 नंबर प्रश्न क्या है, एक अम्ब्रेला शब्द जिसमें कोई भी संचार उपकरण या एप्लीकेशन शामिल है, जिसमें क्या दिया हुआ है, एनकम्पिंग है ना, एनकम्पनसिंग है, ठीक है, एनकम्पनसिंग रेडियो, टेलीविज़न, सेल्युलर फोन, कंप्यूटर और नेटवर्क हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, सैटेलाइट शामिल है, ठीक है। तो ये सभी शामिल होता है, उसे हम क्या कहते हैं, आईसीटी कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे हम आईसीटी कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए, देखिए अगला प्रश्न बहुत ही बड़ा है ना, और ये प्रश्न हमने पहले भी कर लिया है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, इस प्रश्न में क्या बोल रहा है कि मुस्कान ने कामदार तुला का प्रयोग करते हुए हवा, पानी और सरसों के तेल, है ना, जैसे विभिन्न माध्यमों से एक ठोस धातु की गेंद के भार का पता लगाने के लिए एक प्रयोग किया, और उस पूरे प्रयोग उसके जो परिणाम और टिप्पणियों को एक वीडियो के रूप में रिकॉर्ड किया और इसे अपने सहपाठियों के साथ मैसेंजर ऐप का उपयोग करके साझा किया। उसने सामग्री साझा करने के लिए प्रौद्योगिकी के किस संभावित उदाहरण का उपयोग किया है। यानी कि एक बच्ची है जो प्रयोग करती है और उस प्रयोग का वीडियो बनाती है और उसको अपने दोस्तों में फैलाती है, तो ये क्या है, ये जो है वह आईसीटी के अंतर्गत आ जाएगा। वो क्या कर रही है, अपने जो है उसको टेक्नोलॉजी के माध्यम से दूसरे दोस्तों को भेज रही है ना, तो सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। ऐसा करना क्या है उसका, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के अंतर्गत आएगा, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे अगले प्रश्न को। देखिए 19 नंबर प्रश्न, देखिए 19 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है कि विभिन्न सहायक उपकरण जैसे प्रौद्योगिकी हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, जैसे टास्क बुक्स, मोबाइल फ़ोन की टॉक बैंक सुविधा, जीपीएस, इनबिल्ट वॉकिंग स्टिक विशेष आवश्यकता वाले बच्चे की ज़रूरतों को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यानी कि इतने जो उपकरण है वो विशेष आवश्यकता वाले जो बच्चे होते हैं उनके लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो यह कथन निम्न में से आईसीटी के अनुप्रयोग का वर्णन करता है। तो हम इसको क्या कहेंगे आईसीटी के अंतर्गत में, तो देखिए इसे भी हम क्या कहेंगे, समावेशी शिक्षा कहेंगे, क्योंकि यहाँ पास आईसीटी जो है वह समावेशी शिक्षा करा रहा है ना, आईसीटी के माध्यम से, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे, देखिए अगला प्रश्न है 20 नंबर। 20 नंबर प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा कथन माता पिता के लिए आईसीटी के लाभ का सबसे अच्छा वर्णन है। यानी कि माता पिता के लिए, यह माता पिता शिक्षक संचार को आसान बनाता है, ठीक है। यह माता पिता छात्र के झगड़े को बढ़ावा देता है, नहीं, झगड़ा को क्यों बढ़ावा देगा। यह माता पिता को अपने बच्चे की रिपोर्ट और उपस्थिति के बारे में कम जानकारी देगा, नहीं, अधिक जानकारी देगा, है ना। माता पिता के विद्यालय समुदाय में शामिल होने की संभावना कम है, गलत है, ठीक है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर क्या हो जाएगा, अच्छा वर्णन कर रहा है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे अगले प्रश्न को। देखिए अगला प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न क्या है, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी आईसीटी के उपकरण खालिश स्थान के रूप में हो सकते हैं। यानी कि जो आईसीटी है वो किस किस रूप में हो सकता है, ऑडियो भी हो सकता है, विजुअल भी हो सकता है, दोनों हो सकता है ना। तो यहाँ पर सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बोथ 1 एंड 2 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे अगला प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न 22 नंबर, आईसीटी में प्रमुख आईसीटी में प्रयुक्त प्रौद्योगिकी जो टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी के संबंध में कौन सा गलत विकल्प है, यानी कि गलत कथन है उसको बताना है। रिमोट उपकरण के माध्यम से पाठ्यक्रम सामग्री तक पहुंच होती है, ठीक है। पलटी कक्षा अवधारणा यहीं से विकसित होती है, ये भी ठीक है ना। हम बच्चे को पहले डॉक्यूमेंट दे देते हैं, फिर उसके बाद में वो बच्चे उस डॉक्यूमेंट को पढ़ते हैं, उसके बाद में हम क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। तो इसी के अंतर्गत आता है आईसीटी के, है ना। ऑडियो प्लेयर, प्रोजेक्टर, टैबलेट आदि का उपयोग आईसीटी में ही होता है, ये भी सही है। लेकिन ब्लैक बोर्ड और पाठ्य पुस्तकें नहीं आएगा, और नहीं वाला पूछा था, तो डी ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे, देखिए अगला है 23 नंबर प्रश्न। देखिए 23 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है,
इस प्रकार के ज्ञान में आईसीटी के संचालन के लिए कौशल और विभिन्न तकनीकों, उनकी प्रकृति, क्षमता और निर्देशात्मक कार्य को पूरा करने के लिए उनका उपयोग करने के तरीके के बारे में जागरूकता शामिल है। यानी कि आईसीटी के हम सारे चीज़ का यहाँ पास ज्ञान कर रहे हैं, तो उसको हम किसके अंतर्गत रखेंगे? टेक्नोलॉजी नॉलेज कहेंगे उसको, प्रौद्योगिकी ज्ञान कहेंगे, विषय वस्तु ज्ञान कहेंगे, या फिर शिक्षा शास्त्र विषय वस्तु ज्ञान कहेंगे, या फिर शिक्षा शास्त्र कहेंगे। तो देखिए 23 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए है ना। यहाँ पास टेक्नोलॉजी नॉलेज हो रहा है। क्या हो रहा है? टेक्नोलॉजी का नॉलेज यानी कि प्रौद्योगिकी का हम ज्ञान कर रहे हैं यहाँ पास, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। अगला है 24 नंबर प्रश्न। देखिए 24 नंबर प्रश्न, चलिए 24 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है? सूचना और संचार प्रौद्योगिकी में निम्न में से कौन सा घटक शामिल है? यानी कि सूचना और संचार प्रौद्योगिकी में कौन कौन से घटक शामिल है, ये हमें बताना है 24 नंबर प्रश्न में, ठीक है। तो देखिए सूचना और संचार और संरचना शामिल है, यानी कि उसका इंफ्रास्ट्रक्चर शामिल है, तो ये तो ठीक है ना। सूचना प्रौद्योगिकी यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी शामिल होता है, ये भी सही है। कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ये भी सही है। यानी कि तीनों ही सही है। तो कहाँ पास है ऑप्शन? ऑप्शन वन बी। बी यहाँ पास क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। अगला है, चलिए अगला प्रश्न देखिए 25 नंबर। देखिए 25 नंबर प्रश्न क्या है? खाली स्थान, दूरी, समय और परिस्थितियों के बावजूद छात्रों और शिक्षकों के बीच सूचनाओं के प्रसार और बातचीत को सुविधाजनक बनाने में मदद करता है। कौन जो है वह मदद करता है? दूरी, समय, है ना, इसको नहीं देखता है। केवल हम सूचना का आदान प्रदान कर लेते हैं, टेलीफोन के माध्यम से कर सकते हैं ना, ठीक है। दूसरा है ईमेल के माध्यम से भी हम बातचीत कर सकते हैं, है ना। चैटिंग के माध्यम से भी हम क्या कर सकते हैं? अपनी सूचनाओं का संप्रेषण कर सकते हैं, प्रसार कर सकते हैं। यहाँ पास तीनों ही सही हैं और तीनों ऑप्शन किसमें है? ऑप्शन डी में है। तो डी यहाँ पास क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है 26 नंबर। देखिए 26 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है? देखिए 26 नंबर प्रश्न, वह व्यक्ति या समूह, यानी कि वह व्यक्ति या समूह जिसके लिए संचार अभिष्ट किया गया है, उसे हम क्या कहेंगे? फीडबैक कहेंगे, सेंडर कहेंगे, रिसीवर कहेंगे, चैनल कहेंगे। यानी कि ऐसा व्यक्ति है जिसके लिए हम क्या कर रहे हैं? संचार को अभिष्ट करें, यानी कि उसको हम भेज रहे हैं, ठीक है। तो उस व्यक्ति को हम क्या कहेंगे? जिसको हम भेज रहे हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? रिसीवर कहते हैं। क्या कहते हैं? रिसीवर कहते हैं, प्राप्तकर्ता कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए। अगला है 27 नंबर प्रश्न। देखिए 27 नंबर प्रश्न क्या है? आईसीटी, है ना। आईसीटी में खाली स्थान शामिल नहीं है। आईसीटी में क्या शामिल नहीं है? तो आईसीटी में टेक्ला ऑटोमोटिव शामिल नहीं है, ठीक है। टेलीफोन, टेलीविज़न, रेडियो शामिल है, लेकिन ए ऑप्शन जो है वह शामिल नहीं है, ठीक है। और वही हमारा सही आंसर है इस प्रश्न का। आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है 28 नंबर। देखिए 28 नंबर प्रश्न, चलिए यहाँ पास बोला जा रहा है कि निम्न में से कौन सा युग्म सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी यानी कि जो आईसीटी है के उपकरण के संदर्भ में सही ढंग से सुमेलित नहीं है। यानी कि सही ढंग से सुमेलित नहीं है, उसको हमें बताना है। सबसे पहले दिया हुआ है इंफॉर्मेशन टूल। इंफॉर्मेशन टूल जहाँ से हम सूचना का क्या कर सकते हैं? आदान प्रदान या ग्रहण कर सकते हैं, या फिर खुद से ही रिसीव कर सकते हैं ना, उसको हम क्या कहते हैं? इंफॉर्मेटिव टूल कहते हैं, ठीक है। टेक्स्ट के माध्यम से कर सकते हैं, साउंड के माध्यम से भी हम कर सकते हैं, ग्राफिक्स के माध्यम से भी हम क्या कर सकते हैं? इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो पहला तो सही सुमेलित है। दूसरा है सिचुएटिंग टूल किसे कहेंगे? यानी कि तत्काल वाली सूचना किसे कहेंगे, ठीक है। यानी कि तत्काल वाला जो टूल होता है, उपकरण होता है, जिसे हम वास्तविक टूल भी कहते हैं, वो क्या है? तो उसे हम वेब ऑथरिंग एप्लीकेशन कहेंगे। तो देखिए वेब ऑथरिंग एप्लीकेशन नहीं होगा, क्योंकि ये पहले से ही क्या होती है? प्रोग्राम्ड होती है। तो ये सिचुएशन के लिए नहीं है, ठीक है। आगे देखेंगे तो ये तो गलत हो गया।
दूसरा है कंस्ट्रक्टिव टूल। तो कंस्ट्रक्टिव टूल वह टूल होते हैं जो सब तुरंत ही काम आ जाए, है ना। तो कंस्ट्रक्टिव टूल रचनात्मक होना चाहिए, पहले से प्रोग्राम्ड नहीं होना चाहिए। तो सिमुलेशन तो ठीक है, लेकिन गेम जो है वह पहले से प्रोग्राम्ड रहते हैं, तो ये जो है वह हमारी रचनात्मकता को नहीं बढ़ाती है, ठीक है। तो ये ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो यहाँ पास ओनली वन यहाँ पास क्या है, सही है, ठीक है। आगे चलेंगे। देखिए अगला प्रश्न है 29 नंबर। देखिए 29 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है कि सूचना प्रौद्योगिकी को संदर्भित करता है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिफर्स टू द, क्या रिफर्स करता है, जो सूचना है हमारा हार्डवेयर, सूचना संग्रह के हार्डवेयर को, यानी कि हार्डवेयर ऑफ इंफॉर्मेशन कलेक्शन या सॉफ्टवेयर ऑफ इंफॉर्मेशन कलेक्शन, क्या होता है, क्या होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो देखिए यहाँ पास दोनों तरीके से हम क्या कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, हार्डवेयर से भी और सॉफ्टवेयर से भी, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है 30 नंबर प्रश्न। देखिए चलिए 30 नंबर प्रश्न देखिए। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी यानी कि जो आईसीटी है, आईसीटी के संदर्भ में आईसीएसआरई मॉडल, किस मॉडल की बात कर रहा है, ICARE, है ना, इस मॉडल की बात कर रहा है। तो ये किसके अंतर्गत आएगा, यानी कि इसका फुल फॉर्म ही पूछ लिया है ना। तो देखिए इसका फुल फॉर्म पूछा गया है ICARE का। चलिए तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इंट्रोडक्शन कनेक्ट एक्टिविटी रिफ्लेक्ट एंड एक्सटेंड होता है, ठीक है। क्या होता है इंट्रोडक्शन, कहाँ पर है इंट्रोडक्शन, तो ऑप्शन सी में है, ठीक है। इंट्रोडक्शन कनेक्ट एक्टिविटी रिफ्लेक्ट एंड एक्सटेंड होता है, ठीक है। ये वाला फुल फॉर्म याद रखेंगे, एग्ज़ाम में आया हुआ है तो ये आ सकता है, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है 31 नंबर। शिक्षा में आईसीटी के लाभ नहीं है, ये पूछा है, ठीक है। यहाँ पर गलत पूछा है, गलत कथन बताना है। तो चलिए गलत कथन क्या है, संचार अंतर को पूरा करता है, ठीक है। संचार अंतर को क्या करता है, ये पूरा करता है, तो ये तो सही है, गैप्स को भरने का काम करता है। पारंपरिक शिक्षा को बढ़ावा देता है, यानी कि जो प्रमोट करता है ट्रेडिशनल लर्निंग को, तो ट्रेडिशनल लर्निंग को प्रमोट नहीं करता है, बल्कि हमें क्या है, मॉडर्न लर्निंग चाहिए। कैसी लर्निंग चाहिए, ट्रेडिशनल प्लस मॉडर्न, है ना। तो ये वाला गलत हो गया और गलत ही पूछा था, तो ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न 32 नंबर प्रश्न देखिए। चलिए 32 नंबर प्रश्न देखो क्या बोल रहा है, कम आय वाले परिवार, देखिए कम आय वाले परिवार से संबंधित छात्र महामारी के दौरान अध्ययन के साथ बने रहने में सक्षम नहीं है, क्योंकि उसके पास ऑनलाइन संसाधन उपलब्ध नहीं है। उपरोक्त कथन में आईसीटी किस अलाभ, यानी कि उसके जो अभाव के बारे में संकेत कर रही है। तो आईसीटी कैसा है यहाँ पर, यानी कि बच्चा जो है वह महामारी के टाइम आईसीटी के कोई भी उपकरण नहीं ले पा रहा है, तो हम क्या कहेंगे, आईसीटी महंगा है। क्या कहेंगे, आईसीटी जो है वह महंगा है कहेंगे, ठीक है। क्या कहेंगे, महंगा कहेंगे। आगे चलिए। चलिए देखिए अगला प्रश्न है 33 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा आईसीटी का साधन नहीं है, गलत कथन बताना है। ओवरहेड प्रोजेक्टर, टेलीविज़न, समाचार पत्र नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर न्यूज़पेपर जो है वह नहीं है, ठीक है। 33 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न चलिए देखिए अगला प्रश्न देखिए 34 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि खाली स्थान ने शिक्षकों और छात्रों
दोनों के लिए सूचना की संभावना को खोल दिया है। किसने खोल दिया है सूचना की संभावना को? सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी ने। सही बात है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने नहीं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने नहीं किया है। तो यहाँ पास ऑप्शन बी जो है वह क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलिए अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न है 35 नंबर। चलिए देखिए 35 नंबर प्रश्न। शिक्षक कक्षा में एक विषय पढ़ाते हैं और छात्र आईसीटी का उपयोग करके नियत कार्य का परियोजना यानी कि परियोजना काम करने और इसे ऑनलाइन जमा करने के लिए कहते हैं। उपर्युक्त कथन में किस प्रकार का अधिगम पर प्रकाश डाला गया है? यानी कि यहाँ पर शिक्षक जो है वह क्या कर रहा है? बच्चों को पढ़ा देते हैं, फिर बच्चे जो है वह उस पर क्या कर रहे हैं? कार्य करते हैं, नियत कार्य करते हैं, परियोजना करते हैं और लास्ट में जमा कर देते हैं। तो इसको हम क्या कहेंगे? तो देखिए इसे हम क्या कहते हैं? मिश्रित प्रणाली अधिगम कहते हैं। क्या कहते हैं? मिश्रित प्रणाली अधिगम के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है 36 नंबर। देखिए 36 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से आईसीटी साधन का लाभ नहीं है। आईसीटी साधन का क्या लाभ नहीं है ये पूछा है। प्रत्यक्ष कक्षा अधिगम होता है, ठीक है। लागत कुशल होना चाहिए, ये भी ठीक है। और प्रौद्योगिकी पर निर्भर यानी कि जो आईसीटी है वो प्रौद्योगिकी पर निर्भर, तो ये तो यहाँ पर लाभ की बात कर रहे हैं ना, तो प्रौद्योगिकी पर क्या निर्भर होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, है ना। श्रव्य दृश्य साधन के माध्यम से शिक्षण को बेहतर बनाता है, यानी कि ये भी सही है। तो ऑप्शन सी ही क्या है यहाँ पर? रिलेट नहीं कर रहे हैं ना। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। चलिए प्रौद्योगिकी पर हमें निर्भर नहीं होना चाहिए, यही बोला गया था उस प्रश्न में। आगे देखेंगे 37 नंबर प्रश्न है, आईसीटी के निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण साक्षरता को विकसित करने में मदद नहीं करता है? यानी कि साक्षर हम किसे कहेंगे? साक्षर उसे कहेंगे जो हमें उस चीज़ के बारे में जानकारी दे। अगर हम किसी चीज़ को जैसे कि कोई भी अगर ले लेते हैं, कंप्यूटर के बारे में ही अगर साक्षर होना है तो कंप्यूटर के बारे में आपको क्या करना होगा? जानकारी रखना होगा, है ना। तभी आप क्या कहलाएंगे? साक्षर कहलाएंगे। तो साक्षर के लिए कौन सा शामिल नहीं है? वर्ड प्रोसेसर है, वेब सर्चिंग है, ब्लॉग है, लेकिन खेल जो है वह साक्षर में नहीं आएगा। ठीक है, आगे देखेंगे। अगला है 38 नंबर प्रश्न। देखिए 38 नंबर, निम्नलिखित में से शिक्षक संसाधन का सुझाव दे सकते हैं और शिक्षार्थी घर पर आईसीटी द्वारा सीख सकते हैं, इसे हम क्या कहेंगे? ये बहुत बार आया है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ना। इसे हम क्या कहते हैं? फ्लिप्ड लर्निंग कहते हैं, जिसमें हम पहले ही क्या कर देते हैं? विषय वस्तु को दे देते हैं ना। चलिए आगे देखेंगे। चलिए अगला प्रश्न है 39। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा आईसीटी का उपयोग करने के लिए कौशल में विकास के बारे में बात करता है? प्रौद्योगिकी साक्षरता, हार्डवेयर कौशल, सॉफ्टवेयर कौशल या डिजिटलीकरण या फिर डिजिटलीकरण। तो देखिए हम आईसीटी के बारे में कौशल कहलाएंगे, कब कहलाएंगे? जब हम उस चीज़ के बारे में साक्षर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? साक्षर हो जाएंगे। ठीक है, तो विकास करना मतलब कि उस चीज़ में साक्षर होना, है ना। आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है, देखिए अगला 40 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सहायक प्रौद्योगिकी की श्रेणी में नहीं है? सहायक प्रौद्योगिकी की श्रेणी में नहीं है, यानी कि आईसीटी के क्या होने चाहिए? सब टेक्नोलॉजी होने चाहिए, है ना। तो एकेडमिक लर्निंग एड्स, ठीक है, ये शामिल है। कंप्यूटर एक्सेस और निर्देश, ये भी शामिल है। ऑटोमेटिव सॉरी आगमेंटेटिव, है ना, आगमेंटेटिव कम्युनिकेशन, तो ये भी उसके अंतर्गत है। लेकिन जो बुक्स होते हैं वो आईसीटी के अंतर्गत नहीं होते हैं ना। अगर ई बुक होता तो हम ले लेते, ठीक है, लेकिन यहाँ पर केवल बुक्स दिया है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है, हम आईसीटी के माध्यम से छात्रों का आकलन कैसे कर सकते हैं? यानी कि आईसीटी के माध्यम से हमें
छात्र का आकलन करना है तो हम कैसे कर सकते हैं आकलन? समकालिक समकालिक ऑनलाइन बैठ के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और समकालिक ऑनलाइन बैठ के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स या उपस्थिति। तो देखो दोनों के द्वारा करेंगे हम, एक तो समकालीन ऑनलाइन बैठ करके या फिर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के माध्यम से हम बच्चों का आकलन कर सकते हैं, है ना। चलिए आगे देखेंगे। अगला प्रश्न 42 आईसीटी में सूचना प्रसंस्करण मॉडल द्वारा दिया गया था। यानी कि जो आईसीटी का सूचना प्रसंस्करण मॉडल है उसे किसके द्वारा ये दिया गया है? कोहलबर्ग के द्वारा, जॉर्ज मिलर के द्वारा, ब्रूनर के द्वारा या फिर अब्राहम मैस्लो के द्वारा दिया गया है। तो देखिए इसे दिया गया है जॉर्ज मिलर के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा दिया गया है? जॉर्ज मिलर के द्वारा। ठीक है, आगे देखेंगे। चलिए अगला प्रश्न 43 सूचना और संचार प्रौद्योगिकी एकीकरण योजना को डिजाइन करने के लिए व्यवस्थित मॉडल के प्रमुख घटक निम्नलिखित में से कौन से हैं? प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के लिए तर्क, क्रियान्वयन के लिए रणनीतियाँ। तो देखो यहाँ पर 43 नंबर में दोनों ही होने चाहिए, है ना। जब आप क्या कर रहे हैं, कोई घटक को एकीकरण करने की बात कर रहे हैं किसी चीज़ में, तो प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के लिए आप तर्क भी दे सकते हैं और क्रियान्वयन के लिए रणनीतियाँ भी, दोनों यानी कि दोनों ही उस चीज़ में क्या होने चाहिए? समाहित होने चाहिए, तभी हम क्या कहेंगे? एकीकरण कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बोथ ही इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न है 44 नंबर। चलिए बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है, दिख रहा होगा, है ना। अगर नहीं दिख रहा होगा तो इसको पहले जूम कर लेते हैं, है ना। पहले हम इसका ये निकाल लेते हैं निष्कर्ष, उसके बाद में ऑप्शन में चलते हैं। ठीक है, तो देखिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी वातावरण में शिक्षकों की भूमिका के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये हमें बताना है। यानी कि आईसीटी में वातावरण शिक्षकों की दृष्टि से, है ना, कौन सा कथन जो है वह सही है, ये बताना है। निर्देश का समर्थन करने के लिए मल्टीमीडिया सामग्री बनाता है टीचर। ठीक है, बनाता है ना, तभी तो पढ़ाएगा। पहले से अगर प्रेजेंटेशन नहीं बनाएगा तो कैसे पढ़ाएगा, है ना। शिक्षक सॉफ्टवेयर का मूल्यांकन करता है, तो ये भी ठीक है। निर्देशों का समर्थन करने के लिए हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट भी बनाता है, तो ये भी क्या है? सही है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर तीनों ही ऑप्शन सही हैं, तो देखिए तीनों ऑप्शन होने चाहिए, वही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे अगला प्रश्न को। देखिए अगला प्रश्न है, चलिए देखिए अगला प्रश्न क्या बोल रहा है कि दिए गए विकल्प में से एक को छोड़कर के आईसीटी की पृष्ठभूमि का चयन करें। यानी कि एक जो है यहाँ पर सही है, ठीक है, उसको हमें देखना है। तो देखिए असंगत हमें ढूंढना है। छात्र रति चित्रण और ऑनलाइन बाल शोषण के शिकार हैं। ठीक है, ये तो सही है ना, कि आईसीटी के माध्यम से बाल शोषण का शिकार हो सकते हैं। कभी कभी आईसीटी हर जगह उपलब्ध नहीं होता है, ये भी ठीक है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए बहुत उपयोगी नहीं है क्योंकि तकनीक बहुत विकसित नहीं है, ऐसा हम नहीं कह सकते, है ना। डेटा सुरक्षा और हैकिंग के लिए प्रबल है, यानी कि ये भी हो सकता है ना। डेटा का हैकिंग हो सकता है, सिक्योरिटी इशू भी हो सकती है ना। चलिए, तो यहाँ पर जो सही नहीं है वो कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि असंगत ऑप्शन क्या है? ऑप्शन सी है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अगला है 46 नंबर प्रश्न। देखिए 46 नंबर प्रश्न, प्रगति ने शिक्षक समुदाय के बीच ज्ञान को उन्नत करना आवश्यक और ज़रूरत बना दिया है। लिंग, प्रौद्योगिकी, मनोवैज्ञानिक या शारीरिक? तो देखिए किस प्रगति ने? लिंग प्रगति ने नहीं, प्रौद्योगिकी ने। किसने? प्रौद्योगिकी ने। देखिए यहाँ पर प्रौद्योगिकी ने शिक्षक समुदाय के बीच ज्ञान को उन्नत बनाया है ना, न कि लिंग, मनोवैज्ञानिक, शारीरिक ने। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला है हमारा 47 नंबर प्रश्न। देखिए 47 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है कि आईसीटी का पूर्ण रूप क्या होता है? बहुत बार देख चुके हैं ना, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी होता है, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है? बी में है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। देखिए अगला है
इनमें से कौन माता पिता और शिक्षक के बीच संचार के लिए आईसीटी साधन के रूप में उपयोगी नहीं है? ब्लॉग, वेबसाइट, फ़ोन संदेश, डाक पत्र। तो ये तो आईसीटी के उपकरण है, लेकिन जो डाक पत्र है ये नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अगला है 49 नंबर प्रश्न। देखिए 49 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से आईसीटी का उपयोग नहीं है। आईसीटी का क्या उपयोग नहीं है? कला में है, प्रशासन में है, शिक्षा में है, लेकिन आईसीटी जो है वह रटना नहीं सिखाता है ना, बल्कि समझना सिखाता है। ठीक है, आगे देखेंगे। अगला प्रश्न देखिए 50 नंबर, इनमें से कौन सा आईसीटी मोड सामान्यतः उपयोगी नहीं किया जा सकता, यानी कि उपयोग नहीं किया जा सकता, सामान्य रूप में हम इसका उपयोग नहीं कर सकते? ऑनलाइन शिक्षण, ठीक है, कर सकते हैं। आईसीटी मध्यस्थता कक्षा शिक्षण अधिगम में कर सकते हैं। मिश्रित प्रणाली शिक्षक में कर सकते हैं, लेकिन पाठ्य पुस्तक अधिगम में हम नहीं कहेंगे, है ना। पाठ्य पुस्तक अलग ही चीज़ हो जाएगा, वो तो ठोस रूप में है ना, तो उस पर हम कहाँ आईसीटी का यूज़ करेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न 51 नंबर, स्कूली शिक्षा 2012 में आईसीटी की राष्ट्रीय नीति 2012 के अनुसार आईसीटी अवसंरचना की कितनी श्रेणियां हैं? तो आईसीटी अवसंरचना की कितनी श्रेणियां बनाई गई थी? 2। ठीक है, कितनी श्रेणियां बनाई गई है? 2012 के अनुसार 2 श्रेणियां बनाई गई है। ठीक है, चलिए 2 श्रेणियां आईसीटी योजना की बनाई गई थी। ये 2 श्रेणियां हैं, देख लेना। कंप्यूटर बेस्ड टेक्नोलॉजी थी और एक था डिजिटल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, आगे देखेंगे। अगला प्रश्न देखिए 52 नंबर, डिलमेंट एट एल 1998 के अनुसार आईसीटी की मध्यस्थता वाले शिक्षण अधिगम वातावरण के कितने तरीके हैं? चलिए 52 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? 6। कितने हैं? 6 हैं। आगे देखेंगे। चलिए अगला है 53 नंबर प्रश्न, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर किस आईसीटी अवसंरचना श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? अवसंरचना को सक्षम करना, पाठ्यपुस्तक अधिगम नहीं, ऑनलाइन अधिगम, मिश्रित शिक्षा। चलिए 53 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? ये जो है वह अवसंरचना को क्या करता है? सक्षम बनाता है। ठीक है, क्या बनाता है? सक्षम बनाता है। चलिए आगे देखेंगे। अरे बाप रे, बहुत ही लंबा है ना। चलिए सबसे पहले हम इसको देखते हैं कि क्या बोल रहा है। देखिए 54 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है कि महामारी से संबंधित लॉकडाउन के दौरान आईसीटी के गहन उपयोग ने शिक्षण समुदाय को कैसे प्रभावित किया है? यानी कि महामारी के टाइम में, है ना, जैसे कोरोना हो गया, तो उस टाइम में जो आईसीटी है के गहन उपयोग को शिक्षण समुदाय में किस प्रकार उसने प्रभाव डाला है? इसने समुदाय शिक्षण के कार्य को निरर्थक बना दिया? नहीं, आईसीटी ने निरर्थक नहीं बनाया है। अगला ऑप्शन देखते हैं, बी ऑप्शन। देखिए बी ऑप्शन क्या बोल रहा है कि छात्रों के अध्ययन को मज़ेदार बनाने के लिए वीडियो और सिमुलेशन जैसे अधिक टूल का उपयोग करने की अनुमति दी है? नहीं, केवल देखिए वीडियो और सिमुलेशन के लिए या मज़ेदार के लिए आईसीटी का यूज़ नहीं किया है कोरोना के टाइम में, है ना। आप कोरोना को ही लेकर चल रहे हैं। ठीक है, शिक्षण समुदाय अपेक्षा के अनुरूप नई विधियों को अपनाने में विफल रहा है? नहीं, विफल नहीं रहा है, सफल रहा है। ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। अब ऑप्शन डी जो बच गया है वही सही है। ठीक है, अब देखिए इसको पढ़ लेते हैं कि शिक्षण समुदाय और कक्षाओं कक्षाओं व्यवहारिक और मूल्यांकन के संचालन के लिए विभिन्न ऑनलाइन उपकरण से अधिक परिचित होने के लिए प्रोत्साहित किया है। यानी कि इसने हमें क्या किया है? इंकरेज किया है ऑनलाइन शिक्षा पर। ठीक है, कोरोना के टाइम से ही ऑनलाइन शिक्षा जो है वह सबसे ज़्यादा क्या हुई है? प्रचलित हुई है। ठीक है, आगे देखेंगे। चलिए 55 55,
देखिए क्या बोल रहा है कि विद्यालय प्रबंधन के समर्थन और अधिगम के रूप में आईसीटी की भूमिका में शामिल नहीं है। शिक्षार्थी केंद्रित पाठ्यचर्या उपागम में शामिल है, ये तो ठीक है। शिक्षण अधिगम के अनुभव को बढ़ावा देता है, ये भी सही है, 55 है ना। अगला है आईसीटी के माध्यम से पारंपरिक उपागम, पारंपरिक नहीं होगा, ट्रेडिशनल अप्रोच नहीं लाएंगे, है ना। ये हमने पहले भी देखा था। और यहाँ पर शामिल नहीं है, गलत पूछा है, तो यही सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अगला प्रश्न देखिए। देखिए अगला प्रश्न है 56। आईसीटी पर राष्ट्रीय नीति के अनुसार निम्नलिखित में से कौन विद्यालय में डिजिटल संसाधनों की खोज, मिलान और वर्गीकरण करेगा और उन्हें शिक्षकों और छात्रों को उपलब्ध कराएगा? तो कौन करेगा इसे? इसे करेगा लाइब्रेरी, है ना। आईसीटी की एक लाइब्रेरी होनी चाहिए, है ना, ये कहा गया है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। चलिए देखिए 57। संचार के मामले में आईसीटी कहाँ कम उपयोगी हो सकता है और इसकी अपनी खामियां हैं, यानी कि यहाँ पास खामी बताना है। तो ये जो खामियां हैं कहाँ हैं? कई पुस्तकों को डिजिटल रूप में अधिगम कर सकते हैं, ठीक है। बच्चे और माता पिता के बीच संचार के अंतर को कम करना, ठीक है, ये भी है ना, ये भी कहीं ना कहीं थोड़ा ठीक है। आगे देखते हैं। विकलांग बच्चों और व्यक्तियों के लिए उपयोगी है, ये भी ठीक है। बहुसंवेदी शिक्षण में वृद्धि करता है, तो ये भी ठीक है। ऑप्शन पढ़ते हैं, बी क्या बोल रहा है कि रिड्यूसिंग बोल रहा है ना। तो रिड्यूस नहीं करना है, कम नहीं करना है, ये क्या करता है? बढ़ाता है। क्या करता है? बढ़ाता है, ठीक है, रिड्यूस नहीं करता है। चलिए आगे देखेंगे अगला प्रश्न। चलिए अगला है 58। निम्नलिखित में से कौन शिक्षा में आईसीटी के उपयोग के अंतर्गत नहीं आता है, यानी कि आईसीटी के उपयोग के अंतर्गत नहीं है? यह संसाधन के बंटवारे में तेजी लाता है, यानी कि 58 नंबर कह रहा है कि यह संसाधन के बंटवारे में, यानी कि इट एक्सपीडाइट शेयरिंग ऑफ सोर्सेज, यानी कि सोर्स का बंटवारा कर रहा है ना, तो ये तो ठीक है। यह एक शिक्षण और रचनात्मक रूप से पढ़ाने में मदद करता है, तो ये भी ठीक है। यह शिक्षार्थी के दृष्टिकोण को कठोर परिश्रम से स्मार्ट कार्य में बदलता है, ये भी ठीक है। यह शिक्षण अधिगम को एक वर्णी नहीं बहुवर्णी बनाता है, मोनोक्रोमेटिक नहीं बनाता है, ठीक है। आगे देखेंगे। चलिए आगे देखेंगे। आईसीटी का पूर्ण प्रपत्र खालिस्तान है और एक बाइट में कितने बीट होते हैं? तो देखिए एक बाइट में कितने बीट होते हैं? 8 बीट होते हैं। आईसीटी का पूरा नाम देखिए, तो एक बाइट में 8 बीट होते हैं, ये हो गया। और आईसीटी का पूरा नाम हम सब जानते हैं क्या होता है? इंफॉर्मेशन इन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी होता है ना। आगे चलेंगे, अगले प्रश्न को देखो। देखिए क्या बोल रहा है? वह कथन का चयन करें जो शिक्षा में आईसीटी का सबसे अच्छा वर्णन करता है, यानी कि शिक्षा में आईसीटी का सबसे अच्छा वर्णन कौन कर रहा है, ये बताना है। आईसीटी एक महंगी तकनीक है, ऐसा हम नहीं कह सकते हैं। आईसीटी शिक्षण अधिगम को अधिक प्रभावी बनाता है, ठीक है। यह आईसीटी युवा शिक्षार्थियों को सुस्त करता है, गलत बात है। कक्षा के वातावरण में विविधता पैदा करने के लिए एक दायित्व के रूप में कार्य करता है। तो देखिए सबसे अच्छा ऑप्शन हमें क्या मिला है यहाँ पर कि यह जो है वह अधिगम को प्रभावी बनाता है ना, इफेक्टिव करता है, इसको हम नहीं लेंगे, ठीक है। कक्षा के वातावरण में विविधता पैदा करने के लिए दायित्व के रूप में काम करता है, ऐसा हम नहीं कह सकते, है ना, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही है। अगला देखिए
61 आईसीटी खालिस स्थान और खालिस स्थान कौशल को बढ़ाता है, यानी कि आईसीटी जो है वह क्या क्या बढ़ाता है ये पूछ रहा है। आईसीटी खाना बनाना गलत है। लेखन और बोलने का कौशल हो सकता है कि इसको भी बढ़ा दे, है ना। उच्च क्रम चिंतन और तर्कशील और वाद विवाद और अवि अविचारित, तो ये तो नहीं होगा। यहाँ पर सही ऑप्शन क्या हो जाएगा 61 का। तो 61 का जो सही आंसर है ये क्या करता है, हमें हायर ऑर्डर थिंकिंग और रीजनिंग स्किल्स को बढ़ाता है ना। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है 62। शिक्षा में आईसीटी के अनुप्रयोग शामिल है, यानी कि शिक्षा में आईसीटी के अनुप्रयोग क्या क्या शामिल है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में, ठीक। नोट्स बनाना, पाठ्य पुस्तक, चार्ट पेपर पर फ्लैश कार्ड। तो यहाँ पर सबसे अच्छा वर्णन कौन कर रहा है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहा है, ठीक है। आगे देखेंगे, देखिए ऐसे ही प्रश्न एग्जाम में आए हैं, तो ऐसे ही प्रश्न है, ठीक है, बड़ा बड़ा प्रश्न है। चलिए आगे देखिए, साक्षी एक विद्यालय में पढ़ा रही है, निम्नलिखित गुण का चयन करें जो उसे एक पारंपरिक शिक्षक, यानी कि देखिए ट्रेडिशनल मेथड अपना रही है, यानी कि टीचर सेंटर्ड है। तो टीचर सेंटर हम किसे कहेंगे, शिक्षण के नियामक निगमनात्मक उपागम का उपयोग कर रही है, ठीक है। मतलब कि वो क्या कर रही है, निगमनात्मक उपागम का उपयोग कर रही है, ये तो ठीक हो गया। वह चॉक और टॉक विधि का प्रयोग कर रही है, ये भी ठीक है, ये भी टीचर सेंटर्ड में आ जाएगा। वह आईसीटी से परिचित है, ऐसा हम नहीं कह सकते परिचित है ना, क्योंकि वो केवल क्या कर रही है, अपने पारंपरिक टीचिंग पर ध्यान दे रही है। वह पढ़ाते समय शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग नहीं करती है, तो टीचर सेंटर्ड में है, मतलब वो सहायक सामग्री का कम उपयोग करती है या उपयोग नहीं करती है ना। तो देखिए यहाँ पर असंगत रूप से क्या है, वह आईसीटी से परिचित वाला है ना। आईसीटी से अगर परिचित होता तो स्टूडेंट सेंटर से पढ़ाती, है ना। किससे पढ़ाती, स्टूडेंट सेंटर से पढ़ाती, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए 64। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा में आईसीटी का उपयोग करने का उद्देश्य नहीं है, ठीक है। नहीं वाला ध्यान देखेंगे, ध्यान देंगे यहाँ पर। दूर दराज के क्षेत्र में शिक्षण की गुणवत्ता में सुधार करना, ठीक है। शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता छिपाना नहीं है, लाना है, ठीक है। तो ये गलत है और यही क्या हो जाएगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है 65। देखिए 65 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है कि आईसीटी कार्यान्वयन का मुख्य लक्ष्य नहीं है। शिक्षा में आईसीटी कार्यान्वयन का छात्र को भविष्य में टेक्नो एडिक्ट बनाने के लिए नहीं, एक टेक्नो एडिक्ट नहीं बनाना है, ये गलत है और यही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि नहीं वाला पूछा है। चलिए अगला देखिए 66 नंबर प्रश्न। यहाँ पर बोला जा रहा है कि आईसीटी की बढ़ती मांग, है ना, जो बढ़ रही है मांग, आगे रहने और इस पर प्रतिस्पर्धा व्यक्ति बनाने के लिए एक नेता को खालिस स्थान के साथ तालमेल रखना चाहिए। किसके साथ वो तालमेल रखना चाहिए, एक नेता को आईसीटी के उपयोग के लिए, तो उसे आईसीटी को अपडेटेड रखना चाहिए। क्या रखना चाहिए, अपडेटेड रखना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है 67 नंबर। आईसीटी अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण प्रदान नहीं करता है, यानी कि आईसीटी जो है अधिगम में कौन सा उपकरण को प्रदान नहीं करता है। गणना, स्लाइड स्लो, वीडियोज़, प्रयोगशालाओं। तो देखिए किसको वो प्रदान नहीं करता, आईसीटी जो है वह प्रयोगशाला को प्रदान नहीं करता, बल्कि प्रयोगशाला के अंतर्गत आईसीटी के टूल्स रखे जा सकते हैं ना। तो ये प्रदान आईसीटी अधिगम के निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण, उपकरण नहीं है, आईसीटी का उपकरण के अंतर्गत नहीं आएगा, ठीक है। ये बाकी जो है वह आईसीटी के उपकरण है, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे, अगला है 68 नंबर प्रश्न। देखिए 68 नंबर प्रश्न, शिक्षा के क्षेत्र में आईसीटी सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से एक है, यानी कि शिक्षा के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण योगदान क्या है, शिक्षण के लिए आसान पहुँच है, ठीक है।
कार्यभार के लिए आसान पहुँच है, ठीक है। पुस्तकों के लिए आसान पहुँच है, कह सकते हैं अधिगम के लिए आसान पहुँच है, यानी कि किसके लिए आसान है। तो हमें यहाँ पर आईसीटी से हमें क्या चाहिए, आईसीटी से हमें लर्निंग करना है ना, क्या करना है, लर्निंग करना है, ठीक है। हमें सीखना है आईसीटी से, तो इजी एक्सेस टू लर्निंग है, ठीक है। क्या है, अधिगम है ये, ठीक है। शिक्षण टीचिंग नहीं करानी है, ठीक है। असेसमेंट कर सकते हैं लेकिन ये प्राथमिक नहीं है, ठीक है, द्वितीयक हो जाएगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न, चलिए अगला प्रश्न देखिए 69 नंबर। निम्न निम्न में से कौन सा अधिगम में आईसीटी टूल्स का उपयोग नहीं है, आईसीटी टूल्स का उपयोग नहीं है ये हमें बताना है, ठीक है। कक्षा में सीखने की स्थिति बनाता है, कक्षा में देखिए आईसीटी टूल्स की बात कर रहा है ना, यहाँ पर टूल्स की बात कर रहा है, न कि उसके प्रभाव की बात कर रहा है। ये प्रभाव को दर्शा रहा है तो ये तो नहीं है। जानकारी एकत्र करना और साथियों के बीच प्रसार करना, तो ये भी एक प्रभाव को बता रहा है, न कि उसका टूल है, ठीक है। तो दोनों ही यहाँ पर टूल नहीं है, ठीक है। तो टूल्स नहीं है तो यहाँ पर नाइदर नॉर का केस हो गया, ठीक है। ना तो एक सही है ना तो दो सही हैं, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। चलिए यहाँ पर देखिए, सीखने की प्रक्रिया को बेहतर बनाने में तकनीक का उपयोग को शिक्षण में क्या कहते हैं, यानी कि टेक्नोलॉजी का जब हम उपयोग करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम आईसीटी कहते हैं। क्या कहते हैं, आईसीटी कहते हैं, ठीक है। आईसीटी से आपके एग्ज़ाम में 1 से 2 प्रश्न जरूर दिखेंगे, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला है 71 नंबर प्रश्न। सूचना एवं प्रसारण तकनीकी यानी कि जो आईसीटी है, आईसीटी के विकास के साथ भविष्य के अध्यापक का रोल हो गया है। भविष्य के अध्यापक का रोल कैसा हो गया है, सूचना प्रदान करना, पाठ्य पुस्तक विकसित करना, विद्यार्थी को सीखने के लिए प्रोत्साहित करना, भाषा में शिक्षण देना। तो यहाँ पर 71 नंबर का सही आंसर क्या है, विद्यार्थी को सीखने में प्रोत्साहित करता है, फैसिलिटेटर का हो जाएगा, ठीक है। आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है, देखिए बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है ना, चलिए दिख जाएगा। यहाँ पर दो कथन दिया हुआ है, दोनों में से हमें चुनाव करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर सूचना और संचार अवसंरचना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, सुमेलित है, सॉरी है ना। भौतिक दूरसंचार प्रणाली, केबल, सैटेलाइट दोनों है भौतिक दूरसंचार प्रणाली के अंतर्गत है, ये पूछा है। तो देखिए ये तो है, ठीक है। भौतिक दूरसंचार में केबल सैटेलाइट दोनों ही उपयोग में आते हैं। भौतिक दूर संरचना प्रणाली का उपयोग करने वाली सेवाएं डाक और प्रसारण है। तो देखिए डाक तो है, प्रसारण नहीं है, है ना। दूर संरचना प्रणाली का उपयोग करने वाली सेवाएं, एक डाक नहीं है, डाक तो है, भौतिक दूर संरच सॉरी दूरसंचार है ना। यानी कि देखिए टेलीकम्युनिकेशन के अंतर्गत हम टेलीकम्युनिकेशन जो है उसमें डाक नहीं आएगा, है ना। तो डाक नहीं आएगा इसलिए ये गलत हो गया। और टेलीकम्युनिकेशन में केबल भी के साथ भी हम प्रसार कम्युनिकेशन कर सकते हैं और सैटेलाइट के माध्यम से भी, यानी कि एक तो वायर, दो प्रकार की कम्युनिकेशन होती है, एक तो वायर के साथ में और एक होती है वाईफाई या बिना वायर के साथ में, वायरलेस, है ना। तो यहाँ पर एक ही ऑप्शन सही हो रहा है, ओनली वन, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। अगला प्रश्न, चलिए अगला प्रश्न देखिए। देखिए अगला प्रश्न है, किस प्रकार की शिक्षण शैली में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग शिक्षक की प्रस्तुति में प्रस्तुति में सहायक के साथ साथ शिक्षार्थियों को उनके अन्वेषण में सहायक के लिए किया जाता है। समुदाय केंद्रित उपागम, शिक्षार्थी केंद्रित उपागम, शिक्षक केंद्रित उपागम या फिर शिक्षक केंद्रित उपागम तथा शिक्षार्थी केंद्रित उपागम। तो देखिए दोनों ही होना चाहिए, शिक्षक प्लस शिक्षार्थी।
74 नंबर प्रश्न, डिजाइन किए गए पाठ के रूप में अधिक है आईसीटी अधिक है व्यवहारिक और अरुचिकर। व्यवहारिक यानी कि रट्टाफिकेशन हो गया तो ये नहीं होगा। आकर्षक और दिलचस्प, दिलचस्प और व्यवहारिक, व्यवहारिक नहीं होगा। कठिन और मुश्किल नहीं होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए? इंगेजिंग एंड इंटरेस्टिंग होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन बी। ठीक, अगला क्वेश्चन, संदेश पहुंचाने के लिए माध्यम क्या है? यानी कि संदेश पहुंचाने के लिए माध्यम क्या क्या हो सकते हैं? दृष्टि हो सकता है, सुनना भी एक संदेश माध्यम हो सकता है, स्पर्श भी हो सकता है, स्वाद भी हो सकता है, गंध भी है। संदेश भेजने के लिए उपरोक्त में से किसी का भी हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, विचार और भावना व्यक्त करने के लिए प्रतीकों का उपयोग करने की प्रक्रिया मौखिक या गैर मौखिक प्रतीक संदेश के लिए दी गई प्रतिक्रिया। तो यहाँ पर ऑप्शन ए सबसे ज़्यादा सही। अगला प्रश्न, अगला है 76 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन सा संचार का हिस्सा नहीं है? यानी कि संचार माध्यम का हिस्सा नहीं है। संदेश है, प्राप्तकर्ता भी है, प्रेषक भी है, लेकिन परिभाषा नहीं है। ठीक है, आगे प्रश्न, अगला प्रश्न है, लिखित वार्तालाप संचार व्यू में शामिल है। ठीक है, यानी कि प्रैक्टिकल नॉलेज ऑफ लैंग्वेज किसे कहेंगे? एल्गोरिज्म, डिसीजन टेबल या दोनों को कहेंगे? तो देखिए दोनों को ही हम कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया विचार, तथ्य, राय, सूचना और समझ के आदान प्रदान को संदर्भित करता है? तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कम्युनिकेशन कहते हैं, संचार कहते हैं। आगे देखेंगे अगले प्रश्न को, निम्नलिखित में से कौन सूचना प्रसंस्करण सिद्धांत के चरणों में से एक नहीं है? सूचना का कार्य साधन है। ठीक है, दूसरा है स्मृति से प्रासंगिक जानकारी की पुनर्प्राप्ति, ये भी है। चयनित जानकारी का उपयोग करना संवेदी प्रसंस्करण है। ठीक है, तो चयनित जानकारी का उपयोग करना ये नहीं है। ठीक है, यूजिंग सेलेक्टेड इंफॉर्मेशन यहाँ पर नहीं है। अगले प्रश्न को देखेंगे, कंप्यूटर तंत्र की मौलिक अवधारणा पर है ना, यानी कि फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स के प्रश्न। यहाँ से भी आपको 2 प्रश्न देखने को मिलेंगे। ठीक है, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स में जिसमें इनपुट, आउटपुट, मेमोरी ये सभी आ जाएंगे। निम्नलिखित में से किस समूह में केवल इनपुट डिवाइस है? केवल इनपुट डिवाइस है ये बताना है। तो देखिए कीबोर्ड इनपुट है, माउस इनपुट है, लेकिन प्रिंटर जो है वह आउटपुट है। यहाँ कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर हार्डवेयर डिवाइस स्विच। स्विच एक उदाहरण है, यानी कि जो स्विच होता है वो कैसा उदाहरण है? आउटपुट, इनपुट, स्टोरेज या फिर नेटवर्किंग डिवाइस होता है। तो देखिए स्विच जो है वह नेटवर्किंग डिवाइस है, और ये क्या करता है? 2 कंप्यूटर्स के बीच में कार्य करता है ना। क्या करता है? 2 कंप्यूटर्स या बहुत सारे कंप्यूटर के बीच में कार्य करता है। और स्विच क्या करता है? डेटा ट्रांसमिशन के समय डेटा को छोटे छोटे पैकेट्स में क्या करता है? विभाजित करता है, और उन पैकेट्स को अपने गंतव्य स्थान तक ये क्या करता है? पहुंचाता है। यानी कि जहां पर इसको पहुंचाना है उसी कंप्यूटर को सही ढंग से पहुंचाता है। ठीक है, आगे देखेंगे 82 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन सा 4 बाइनरी अंकों से बना है? यानी कि 4 बाइनरी अंक से बना है, उसे हम क्या कहते हैं? बीट कहते हैं, किलोबाइट कहते हैं, निबल कहते हैं, बाइट कहते हैं। तो देखिए उसे हम क्या कहते हैं? जो 4 बाइनरी अंकों से बना होता है उसे हम निबल कहते हैं। अगला प्रश्न, चलिए इंग्लिश को छोड़ के चलते हैं, हिंदी को ही देखिए।
देखिए प्रश्न बोल रहा है कि अन्विता देशपांडे अपने दोस्त की एक नए स्मार्टफोन खरीदने में सहायता कर रही है। कुछ फ़ोनों की कॉन्फ़िगरेशंस है ना देखने के बाद वे इस बात से भ्रमित हो गए कि एक यूनिट के रूप में मेगापिक्सेल्स को किससे निरूपित किया जाता है, यानी कि मेगापिक्सेल्स को किससे निरूपित किया जाता है, यानी कि कैमरे के मेगापिक्सेल्स को किससे निरूपित किया जाता है। स्क्रीन साइज से नहीं किया जाता है, बैटरी कैपेसिटी से नहीं किया जाता है, बैटरी के लिए हो जाएगा। इंटरनल मेमोरी मेमोरी के लिए है। कैमरा रिजोल्यूशन के लिए होगा, है ना, किसके लिए होगा, कैमरा रिजोल्यूशंस के लिए होगा। चलिए अगला है 84। बड़े आकार की वीडियो और फाइल को स्टोर करने के लिए बाजार से हार्ड डिस्क खरीदते समय आमतौर पर निम्नलिखित में से किस मेमोरी यूनिट्स का प्रयोग किया जाता है। किलोबाइट, गीगाबाइट, मेगाबाइट, टेराबाइट। कैसे आकार की पूछ रहा है यहाँ पर, बड़े आकार की, है ना, तो बड़े आकार की यूज़ करेगा तो वो हो जाएगा टेराबाइट। ठीक है, आगे देखेंगे अगला प्रश्न। अगला है कंप्यूटर में गेम खेलते समय नेविगेशन, प्लाइंटिंग हो गया, सेलेक्टिंग, है ना, ट्रिगरिंग के लिए निम्नलिखित में से किस डिवाइस का विशेष रूप से उपयोग किया जाता है। तो हम उसमें करते हैं जॉयस्टिक का। किसका उपयोग करते हैं, जॉयस्टिक का। अगला प्रश्न है, देखिए स्टोरेज क्षमता सबसे छोटे से शुरुआत करते हुए, है ना, करते हुए के अनुसार मेमोरी इकाई का सही आरोही क्रम निम्नलिखित में से है। तो सबसे पहले आएगा केबी, केबी के बाद में एमबी, एमबी के बाद में क्या आ जाएगा, जीबी आ जाएगा। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर क्या है, सही है। अगला प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न, चलिए अगला प्रश्न देखिए 87। एक प्रिंटर जैसे कुछ हार्डवेयर संसाधन को साझा करने हेतु एक स्विच और वायर केबल के माध्यम से एक कंप्यूटर लैब में अनेक कंप्यूटरों को जोड़ने के लिए सामान्यतया निम्नलिखित में से किस प्रकार का नेटवर्क तैयार किया जाता है। यानी कि यहाँ पर नेटवर्क तैयार करने की बात हो रही है एक केबल में, है ना, एक स्विच के साथ में। तो एक स्विच के साथ में यदि हम डाटा नेटवर्क बनाते हैं तो किस में बनाते हैं, हम लोग लैन में बनाते हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पर एक ही स्विच है, यानी कि एक ही कमरे पर हम बना रहे हैं एक ही बिल्डिंग के लिए, तो हो जाएगा लैन। ठीक है, आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है। प्लॉटर एक इनपुट डिवाइस नहीं है, प्लॉटर आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, तो यहाँ पर यही आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से उपकरणों का कौन सा समूह केवल इनपुट डिवाइस है, केवल इनपुट डिवाइस। प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है, जॉयस्टिक, माइक्रोफोन, स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है। यहाँ पर मॉनिटर दिया हुआ है तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, स्पीकर दिया हुआ है। ठीक है, चलिए, तो ये हमारा बी ऑप्शन यहाँ पर क्या हो रहा है, सही हो रहा है। ठीक है, आगे देखेंगे। भारत में विकसित सर्वप्रथम सुपर कंप्यूटर है। तो भारत में विकसित सबसे पहली सुपर कंप्यूटर कौन सी है, परम है। परम कौन सी सीरीज की होती है, तो परम 8000। ठीक है, कब हुई थी, तो 1991 में। चलिए अगला देखेंगे। देखिए यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सी सबसे बड़ी मेमोरी इकाई है। सबसे बड़ी मेमोरी इकाई, तो देखिए सबसे पहले सबसे छोटी होती है केबी,
केबी के बाद में आती है एमबी, है ना। एमबी के बाद में आता है हमारा जीबी, जीबी के बाद में आता है हमारा टीबी, टीबी के बाद में आता है हमारा पीबी, और पीबी के बाद में टीबी, टीबी के बाद में पीबी, है ना, पेटाबाइट, पेटाबाइट के बाद में आता है एक्साबाइट। ठीक है, तो एक्साबाइट हमारा क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न, निम्न में से कंप्यूटर का डाई ब्रेन कौन सा है, यानी कि डाई ब्रेन किसे कहते हैं, तो हम सीपीयू को कहते हैं डाई ब्रेन। अगला है, कंप्यूटर लैंग्वेज किस पर आधारित होता है, तो कंप्यूटर का लैंग्वेज किस पर आधारित होता है, बाइनरी संख्या पर। संख्या पद्धति, चिन्ह पद्धति, श्रृंखला पद्धति, इनमें से कोई नहीं, तो किस पर होता है, संख्या पद्धति पर। चलिए आगे देखेंगे अगला प्रश्न, शैक्षणिक कंप्यूटर का मुख्य कार्य क्या है, उत्तरों का हिसाब रखना, सूचना का संग्रहण, डेटा का विश्लेषण, उपरोक्त सभी, है ना। ये तीनों ही शामिल हो जाएंगे शिक्षा में। आगे देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न, माइक्रो कंप्यूटर वे होते हैं जिनमें डुअल फीचर्स हो, कम क्षमता की स्मृति भंडारण हो, स्पेशल पर्पस डिवाइस हो, कई प्रकार के कार्यात्मक क्षमता हो, तो वो स्पेशल पर्पस के लिए बनाई जाती है माइक्रो कंप्यूटर जो है वह स्पेशल पर्पस के लिए बनाई जाती है। ठीक है, आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है 96, मॉनिटर या टीवी स्क्रीन इस नाम से भी जाना जाता है, यानी कि मॉनिटर और टीवी स्क्रीन को हम और किस नाम से जानते हैं, वीडीसी, ये हो गया वीडीसी, वीडीयू और वीएलसी, और है वीडीसी, वीसीडी लिखा है ना, वीसीडी। तो देखिए हम उसको कहते हैं वीडियो विजुअल डिस्प्ले यूनिट, है ना। ठीक है, क्या कहते हैं, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, तो सी ऑप्शन सही है। अगला है 97, निम्नलिखित में से कौन सा भाग कंप्यूटर प्रोग्राम की निष्पादन के लिए जिम्मेदार है, यानी कि कंप्यूटर प्रोग्राम का क्या करना है, निष्पादन करना है, क्रियान्वयन करना है, तो क्रियान्वयन के लिए कौन जिम्मेदार होता है, सीपीयू। कौन होता है, सीपीयू। ठीक है, आगे देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न है, जब हम कहते हैं कि कंप्यूटर बहुमुखी है तो इसका क्या अर्थ है, यानी कि कंप्यूटर जो है वह बहुमुखी है, तो इसका अर्थ क्या होगा, इसमें बड़ी मेमोरी स्मृति है नहीं, या बहुत तेज है कह सकते हैं, या एक साथ कई कार्य कर सकता है, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया, या सभी कार्यों को पूर्णता से कर सकता है, तो ये गलत है ना। तो यहाँ पर सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देख, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर पेरिफेरल का उदाहरण नहीं है, पेरिफेरल डिवाइस यानी कि बाहर से जोड़े जाने वाले, है ना। तो यहाँ पर पेरिफेरल ये है, पेरिफेरल ये भी है, पेरिफेरल ये भी है, प्रोसेसर जो है वह पेरिफेरल डिवाइस नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा उपयोगी सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है, उपयोग के लिए किया जाने वाला सॉफ्टवेयर, है ना, जो हमारे लिए सुरक्षा का काम करे, तो उसे हम वायरस स्कैनर कहते हैं। क्या कहते हैं, वायरस स्कैनर कहते हैं। चलिए, तो ये था हमारा आज का लास्ट प्रश्न। ठीक है, आई होप ये मैराथन आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।